नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर पॉइंटर इस नाम से जो करंट अफेयर की मैगजीन आती है और सभी प्रतियोगी छात्रों के मध्य बहुत पॉपुलर है। तो इस मैगजीन के जो करंट अफेयर्स के अलग अलग सेक्शन हैं, उनको मैं आपके समक्ष पिछले 5-6 दिनों से 7 दिनों से प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी क्रम में आज हमारा जो अंतिम के जो 1-2 सेक्शन बचे हुए हैं, उनको भी आज के समक्ष आपके प्रस्तुत कर रहा हूं। आज आर्थिक परिदृश्य में जो योजनाएं और कार्यक्रम नाम से सेक्शन दिया हुआ है, उसको मैं आज के समक्ष आपके समक्ष लेके आया हूं आज। तो इससे पहले कि मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। इस चैनल में फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स और बहुत जल्दी पॉलिटी भी शुरू होने वाला है। ये सभी सब्जेक्ट आपको रेगुलर वीडियोस के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी वर्किंग पेपर में किसका विश्लेषण किया गया है? तो वर्ष 1960-61 और वर्ष 2023-24 के मध्य भारतीय राज्यों के सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। इस पेपर के अनुसार 90-91 से 2023-24 के दौरान किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो सिक्किम राज्य की जो उसमें जो है प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। वर्तमान में दक्षिण भारत राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु का भारत के जीडीपी में कितना योगदान है? लगभग 30% का योगदान ये 5 राज्य मिलकर भारत के जीडीपी में करते हैं। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसको घोषित किया है? तो एसबीआई ने घोषित किया है। और किसने घोषित किया है? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने। भारत का पहला एआई संचालित क्रेडिट सलाहकार पीबी असिस्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पैसा बाजार के द्वारा लॉन्च किया गया है पीबी असिस्ट। किस संस्थान ने भारतीय ईईजेड अर्थात विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का समेकित महासागरीय ऊर्जा एटलस विकसित करने की घोषणा की है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने जो है भारतीय एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का समेकित महासागरीय ऊर्जा एटलस विकसित करने की घोषणा की है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया 2 की जगह कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना को शुरू किया गया है। किसकी जगह पर? फेम 2 की जगह पर। वैश्विक स्तर पर भारत का एथेनॉल उत्पादन और खपत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, उत्पादन में भी और खपत में भी। 2024 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? पर्यटन और शांति। और विश्व पर्यटन दिवस 2024 की मेजबानी किसने की थी? तो जॉर्जिया नामक देश ने की थी। नाबालिग के लिए किस पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत न्यूनतम वार्षिक योगदान 1000 रुपए है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस नई सुविधा को शुरू किया है? तो यूपीआई सर्किल को शुरू किया है। हाल ही में महिला उद्यमिता कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य कितनी भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाना है? तो 25 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। हाल ही में स्पाइस्ड योजना किसने शुरू की है? तो भारतीय मसाला बोर्ड ने ये स्पाइस्ड नामक योजना शुरू की है। स्पाइस्ड का पूरा नाम है सस्टेनेबिलिटी और इसका जो है जो पूरा वो है नाम है स्पाइस का, इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। अंततः इसका जो उद्देश्य है वो है डेवलपमेंट के लिए जो इनोवेशन और कोलैबोरेशन करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए किस पेंशन योजना को मंजूरी दी है? तो एकीकृत पेंशन योजना, जिसे यूनिफाइड पेंशन योजना कहा गया है। इस यूनिफाइड पेंशन योजना में कितने % कर्मचारी के औसत वेतन का अंतिम 12 महीना पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा? तो 50%। इसके लिए न्यूनतम योग्यता कितने वर्ष निर्धारित की गई है? 25 वर्ष।
योजना यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी के मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन का 60% प्राप्त होता रहे। यह योजना प्रभावी होगी 1 अप्रैल 2025 से। वर्तमान में जनवरी 2024 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारी किस योजना के अंतर्गत आते हैं? तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। नई पेंशन योजना से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने किया है। ये आइए अगला देखते हैं। इस योजना ने भारतीय तेल निगम द्वारा भारत के पहले 2G एथेनॉल संयंत्र की स्थापना का समर्थन किया है। तो पानीपत में भारतीय तेल निगम द्वारा पहला जो है 2G इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे? ये जो नई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसके तहत 3 करोड़ घरों का निर्माण होगा और इस पर बजट का प्रावधान है 3,06,137 करोड़ रुपया। अगला पॉइंट देखते हैं, नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। ये किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने। और इस हैकाथन का उद्देश्य क्या है? भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों का अपनाना, इसके लिए अभिनव व्यावसायिक मॉडलों को बढ़ावा देना, कृषि स्टार्टअप्स और कृषि उद्यमियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो एग्रीश्योर नाम की योजना शुरू की है। उसका उद्देश्य क्या है? कृषि स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों का समर्थन करने के लिए। एग्रीश्योर का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज, अर्थात उनको फंडिंग देंगे। एग्रीश्योर गिनाथन 2024 किसने शुरू किया है? ये नाबार्ड ने शुरू किया है, ताकि कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। भारत का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है? तो ये विजिंगम अंतरराष्ट्रीय पोर्ट है। ये भारत का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। विजिंगम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का विकास कौन कर रहा है? तो बस एक ही नाम आपको दिखाई देगा, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। इस बंदरगाह का निर्माण कब शुरू किया गया था? वर्ष 2016 में। एलआईसी अपने ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो जीवन समर्थ योजना शुरू किया है। हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी संचालित मोटर बाइक किसने लॉन्च की है? बजाज ऑटो ने नाम लॉन्च किया है और नाम है बजाज फ्रीडम 125। 125 सीसी की गाड़ी है। एमएसएमई सहज की घोषणा किसने की है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने की है, एमएसएमई सहज, जिसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक एमएसएमईज को जो है लोन प्रदान करेगा। भारत की हरित हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए किसने 1.5 बिलियन का ऋण मंजूर किया है? विश्व बैंक ने। सरकार ने वर्ष 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 500 गीगावाट। बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और डाटा एक्सेस में आसानी के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहां स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में। और देश में किस बंदरगाह को विकसित कर रहा है? MOPSW, तो वधावन पोर्ट को डेवलप कर रहा है। सरकार द्वारा किस योजना को 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास का अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है? तो मॉडल स्किल लोन योजना। अगला पॉइंट है, इंडिया केम 2024 के 13वें संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने किया और इसका विषय क्या था? एडवांटेज भारत, भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल्स द्वारा भविष्य का निर्माण। इंडिया केम के 13वां संस्करण कब आयोजित हुआ, कहां आयोजित हुआ? तो 17 से 19 अक्टूबर 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है, उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, उपलब्धियों का जश्न, उत्कृष्टता को प्रेरित करना नामक कार्यक्रम कहां किसने आयोजित किया? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसको आयोजित किया। यह कार्यक्रम किन योजनाओं के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को सम्मानित करेगा? तो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे उनको सम्मानित करेगा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं?
ऋण प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन का विशेष पुरस्कार जो है पहला नंबर पे महाराष्ट्र और जो सेकंड पुरस्कार मिला वो उत्तर प्रदेश को मिला। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, इस कार्यक्रम की किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम को किस क्षेत्र में अनुसंधान के सुधार के लिए लॉन्च किया गया है? तो कृषि और पशुपालन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। पिछले 10 वर्षों में PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए कितने मकान बनाए गए हैं? तो कुल 4.21 करोड़ जो है मकान बनाए गए हैं। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप जो निवेशकों को अपने व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन में मदद करेगा, ये किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। रक्षा लेखा विभाग, रक्षा मंत्रालय ने 4 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ये उनको किस रूप में ऑन बोर्ड करेगा? तो पेंशन प्रशासन रक्षा सेवा केंद्र के रूप में उनको ऑन बोर्ड करेगा इन 4 बैंकों को। भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने किसके साथ मिलकर यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो विकसित किया है? तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर। ये क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP के तहत सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये CDP सुरक्षा नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये सुरक्षा का पूरा फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज और सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। यह प्लेटफॉर्म किसानों को उनके बैंक खातों में सब्सिडी का त्वरित वितरण कैसे करेगा? तो यह ई-रूपी के माध्यम से किसानों को उनके बैंक खातों में सब्सिडी को भेजेगा। और ये जो ई-रूपी का वाउचर है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात NPCI के द्वारा जारी किया जाता है। ये NPCI ही वो फर्म है जो भारत में UPI को भी संचालित करता है। पिछले 15 वर्षों में भारत के औद्योगिक वस्तुओं के आयात में चीन का हिस्सा 21% से बढ़कर कितना हो गया है? 30% हो गया है। अर्थात हमारा जो आयात है चीन से औद्योगिक क्षेत्र में भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी से हमारा जो व्यापार घाटा है वो भी बढ़ रहा है। यह किसकी रिपोर्ट में पाया गया है? तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें यह बात निकल के आई है कि भारत का औद्योगिक वस्तुओं का आयात चीन का 21% से बढ़ के 30% हिस्सा हो गया है। वर्ष 2019 और 24 के बीच भारत के निर्यात में चीन का कितना हिस्सा रहा? तो प्रतिवर्ष लगभग 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हिस्सा रहा। वर्ष 2018-19 में चीन से होने वाले आयात 70.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 101 बिलियन डॉलर हो गया है। अर्थात जो हमारा जो आयात है चीन से होने वाला आयात है वो 70.3 बिलियन डॉलर से बढ़ के 101 बिलियन डॉलर ये पिछले 5 वर्षों में हो गया है। इन 5 वर्षों के दौरान भारत को कितना संचयी व्यापार घाटा हुआ है? तो लगभग 387 बिलियन अमेरिकी डॉलर का टोटल घाटा हुआ है भारत को। किस कंपनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो भारतीय नवीकरणीय विकास एजेंसी को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। डेटा ट्रैफिक के मामले में चीन मोबाइल को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बन चुका है। विश्व का जो सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर डाटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो हो गया है। उत्तराखंड पर्यटन द्वारा भारत के पहले एस्ट्रो टूरिज्म अभियान का नाम क्या रखा गया है? तो नक्षत्र सभा नाम से उत्तराखंड पर्यटन ने भारत के पहले एस्ट्रो टूरिज्म अभियान को नाम दिया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और एक एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी के बीच साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो उसका नाम है स्टार स्केप्स। नक्षत्र सभा की शुरुआत जून में कहां से की गई थी? तो जॉर्ज एवरेस्ट मंसूरी, यहां से ये एस्ट्रो टूरिज्म की शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट है बैंकिंग वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया भारत का बड़ा भाषा मॉडल क्या है? तो है सेसमी, और इसका अनावरण किया था सेतु, एक प्रमुख भारतीय फिनटेक कंपनी है सेतु, उसने ये सेसमी का अनावरण किया था। इसे किस स्वदेशी AI अनुसंधान फर्म के सहयोग से विकसित किया गया है? तो सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की
फर्म है उसके साथ विकसित किया गया है। अगला पॉइंट है नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स। इसका आयोजन भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने किया है। 3 प्रमुख पहलें, प्रवाह पोर्टल, आरबीआई रिटेल डायरेक्टरेट, मोबाइल एप्लीकेशन और फिनटेक रिपोजिटरी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रवाह का पूरा नाम क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन और ऑथराइजेशन। राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत ने प्रवासी समुदाय के रिकॉर्ड का पहला विदेशी डिजिटलीकरण ओमान में किया है। इस परियोजना का शीर्षक है द ओमान कलेक्शन आर्काइवल हेरिटेज ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन ओमान। डिजिटल कलेक्शन को किस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा? तो उसका नाम होगा अभिलेख पटल। डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो भाषण नेट पोर्टल को लॉन्च किया है और लॉन्च किया है मोदी जी ने। रेलवे सुरक्षा बल के साथ मानव तस्करी को रोकने और मुकाबला करने के लिए किसने समझौता किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने समझौता किया है। एथेनॉल 100 एक वैकल्पिक ऑटोमोटिव ईंधन किसने लॉन्च किया है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया है। और इसके तहत एथेनॉल 100 की उपलब्धता कहाँ है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली, तमिलनाडु के 183 चयनित रिटेल पेट्रोल आउटलेट्स पे एथेनॉल 100 की उपलब्धता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम थी उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया है। और इस पीएम राष्ट्रीय सूरज का जो फुल फॉर्म है वो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। और ये किसके द्वारा आयोजन किया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस पोर्टल ने कितने उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान किया है? तो 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान किया है। इस पहल के तहत मंत्रालय ने सफाई मित्रों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट वितरित की, जिसे किस नाम से जानते हैं? तो राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्यवाही। और इसका शॉर्ट फॉर्म है नमस्ते। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का आधिकारिक शुभारंभ किसने किया? तो नीति आयोग ने इसका शुभारंभ किया है। और यह माह का विषय क्या है? तो बाधाओं को तोड़ना, जन्म दोष वाले बच्चों के लिए समावेशी समर्थन। और विश्व जन्म दोष दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए किस छत्र संगठन का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय सहकारी वित्त एवं विकास निगम का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन कहां पे किया है? नई दिल्ली में किया है। उसका मुख्य उद्देश्य है सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण। वित्तीय साक्षरता सप्ताह ये किसके द्वारा मनाया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मनाया जाता है। और इस बार का जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह था उसकी थीम थी सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। सुफलम इस स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया। भारत और किस देश के बीच डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म व्यापार और ऊर्जा को जोड़ने पर समझौता किया गया है? तो यूएई के साथ। इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में। दोनों देशों के बीच घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्डों को जोड़ने पर समझौता हुआ है। भारत का रुपे कार्ड और यूएई का जैवान कार्ड। भारत की यूपीआई सेवाएं किस देश में शुरू की गई हैं? तो श्रीलंका और मॉरिशस में भारत की जो यूपीआई सेवाएं हैं वो चालू कर दी गई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिवसीय उल्लास मेला का आयोजन
राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में किया है। और आयोजन किसके द्वारा किया गया है? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। उल्लास मेला का आयोजन किस राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है? तो ये भारत का नया साक्षरता कार्यक्रम है। उल्लास का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इस समाज के सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ। ये योजना 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने की योजना है? तो वर्ष 2030 तक देश में 100% साक्षरता प्राप्त करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया है गोवा में। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PMAYG के तहत 1 लाख लाभार्थियों को किस योजना के तहत पहली किस्त जारी की? PM जनमन योजना। और ये PM जनमन योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना है। इसके तहत जो है प्रधानमंत्री ने 1 लाख अभ्यर्थियों को पहली किस्त जारी की। यह जनमन किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए शुरू किया गया है? तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए यह योजना चालू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु। ये कहां पर है? ये मुंबई में है। ये 6 लेन सेतु की लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर है और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के सहयोग से इसे बनाया गया है और इसकी निर्माण लागत 17,840 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव तक जोड़ने वाली कितनी लंबी भूमिगत सड़क का शिलान्यास किया है? 9.2 किलोमीटर का। और ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन कहां पर हुआ था? तो ये महात्मा मंदिर गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था। नई ड्राई डॉक सुविधा, जो भारत की सबसे बड़ी ड्राई डॉक का निर्माण कितने लागत से किया है? 1799 करोड़ कोचीन शिपयार्ड में। और वेलिंगटन द्वीप पर अंतरराष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा का निर्माण कितनी लागत से किया गया है? 970 करोड़ की लागत से। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट कहां पर संपन्न हुई? तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई और 15 जनवरी से 19 जनवरी तक चली और बैठक का विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण। भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए निवेश मंच किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा। मंच का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। और अगला पॉइंट है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किस कंपनी के लिए 2 कोयला गैसीकरण संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी? कोल इंडिया लिमिटेड। कोयले से संश्लेषित प्राकृतिक गैस के लिए CIL और भेल का संयुक्त उद्यम कहां प्रस्तावित है? तो पूर्वी कोलफील्ड लिमिटेड, सोनेपुर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में। कोयले से अमोनियम नाइट्रेट के लिए सिल और गेल का संयुक्त उद्यम कहां प्रस्तावित है? तो महानदी कोलफील्ड, उड़ीसा में यह प्रस्तावित है। भारत सरकार ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए किसके साथ समझौता किया है? एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य है त्रिपुरा में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करना। पाट मित्रों नामक जो ऐप है ये वस्त्र मंत्रालय ने लॉन्च किया है। कितनी भाषाओं में किया है? 6 भाषाओं में। ऐप का उद्देश्य है जूट किसानों को सुविधा प्रदान करना। और किसने विकसित किया है? जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विकसित किया है। इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहां हुआ है? रक्षा उत्कृष्टता और नवाचार के लिए ये अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ ये संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। और मंत्रालय किसके तहत काम करता है? तो रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय के साथ काम करता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। और इस बार की जो डेयरी कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया इस अवसर पर? तो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। कहां पर? गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन कलोल गांधीनगर गुजरात में किया। उत्तर प्रदेश में जो इफ्को की 2 इकाइयां हैं वो फूलपुर और आंवला में स्थापित हैं। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई?
ओसाका जापान में आयोजित की गई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग जो मंत्री पीयूष गोयल ने किया। तो मित्रों, ये जो हमारा ये वाला सेक्शन था ये यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।